इस गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम क्या निकले, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति इतिहासकार मोवात के अनुसार केवल इंग्लैंड के इतिहास की ही महत्वपूर्ण घटना नहीं है, बल्कि संपूर्ण यूरोप की राजनीतिक इतिहास में इस घटना का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। स्टुअर्ट वंश के शासन के प्रारंभ से ही संसद और सम्राट के बीच संघर्ष चला आ रहा था। इस संघर्ष के मुख्यतः 3 विषय थे: शासन प्रणाली, धार्मिक नीति और विदेश नीति। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप उन सभी समस्याओं का समाधान हो गया तथा वे सभी सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट हो गए जिनके कारण यह संघर्ष चल रहा था, तथा इंग्लैंड को गृह युद्ध का कड़वा घूंट पीना पड़ा। इस क्रांति के मुख्य परिणाम निम्नलिखित थे। पहले परिणाम की हम बात करें तो डेस्पोटिज्म या निरंकुशता के सिद्धांत का अंत हो गया। जेम्स द्वितीय द्वारा राज सिंहासन छोड़ने तथा इंग्लैंड से राजपरिवार सहित पलायन करने के साथ ही वहाँ पर निरंकुश राज सत्ता के सिद्धांत का अंत हो गया। उस समय तक शासन में राजा के देवी अधिकार के सिद्धांत का प्रचलन था, जिसके अंतर्गत राजा समस्त शासन शक्ति का केंद्र होता था और उसकी इच्छा ही सर्वोपरि होती थी तथा उसकी आज्ञा को संसद द्वारा स्वीकार करना अनिवार्य होता था। किंतु गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप इस सिद्धांत के स्थान पर सीमित तथा वैधानिक राजतंत्र का शुभारंभ हुआ। सन 1689 में जब विलियम तथा मैरी को इंग्लैंड का राज सिंहासन सौंपा गया तो उन्हें अधिकारों के घोषणा पत्र की शपथ लेनी पड़ी थी। इस घोषणा पत्र के प्रावधानों को बिल ऑफ राइट्स में समाहित करके कानूनी रूप दे दिया गया, जिसके पश्चात राजा संविधान की सीमाओं के अंतर्गत इंग्लैंड की जनता पर शासन कर सकता था। वह अपनी इच्छाओं तथा निरंकुशता को जनता पर लाद नहीं सकता था। इस क्रांति के पश्चात इंग्लैंड की कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक पृथक कर दी गई। इतिहासकार रेमजे म्योर कहते हैं कि इस स्मरणीय तथा नवीन युग निर्मात्री घटना के फलस्वरूप इंग्लैंड में लोकप्रिय सरकार के युग का प्रारंभ हुआ तथा सत्ता निरंकुश राजाओं के हाथों से निकलकर अब संसद के हाथों में आ गई थी। हम बात करें अगले परिणाम की तो संसद की सर्वोच्चता को मान्यता मिली। संसद की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट तथा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1 शताब्दी से जो संघर्ष संसद, जनता और शासकों के मध्य निरंतर चलता रहा, उसका अंत इस क्रांति के फलस्वरूप सन 1688 में हुआ। इस क्रांति ने निर्णय संसद के पक्ष में दिया। शासन की संपूर्ण शक्ति संसद के हाथों में केंद्रित हो गई तथा कार्यपालिका की शक्ति भी शनि शनि राजा के हाथों से निकलकर लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों में आ गई, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। हम बात करें धार्मिक परिणामों की तो गौरवपूर्ण क्रांति का इंग्लैंड के धार्मिक जीवन पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। जेम्स सेकंड ने कैथोलिक समर्थक नीति को अपनाकर इंग्लैंड की प्रोटेस्टेंट जनता तथा एंग्लिकन चर्च के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा पहुंचाई थी। किंतु जेम्स सेकंड के पलायन के बाद इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म के विकास को गहरा धक्का लगा। अब वहां पर इस धर्म की पुनर्स्थापना की संभावना पूर्णतया समाप्त हो गई। चर्च से राजा का नियंत्रण समाप्त करके संसद को चर्च का उत्तरदायित्व सौंपा गया। सन 1689 के बिल ऑफ राइट्स में यह नियम बना दिया गया कि रोमन कैथोलिक धर्म का कोई अनुयायी अथवा रोमन कैथोलिक स्त्री का पति इंग्लैंड के राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। सन 1701 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यह निश्चित कर दिया गया कि भविष्य में इंग्लैंड के सभी राजा अनिवार्य रूप से प्रोटेस्टेंट होंगे। इस प्रकार इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म के विकास के संभावित खतरे को सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया। कैथोलिक धर्म के अनुयायियों पर वर्षों तक घोर अत्याचार होते रहे। 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक उन्हें ये कष्ट भोगने पड़े।
इस क्रांति के अगले परिणाम की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड के इतिहास में नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप के महाद्वीप में राजनीति को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना ने इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड की त्रिकोणीय राजनीति पर अपना निर्णायक प्रभाव छोड़ा था। इस क्रांति से पूर्व चार्ल्स सेकंड, जेम्स सेकंड के शासनकाल में इंग्लैंड और फ्रांस के संबंध मैत्रीपूर्ण थे, क्योंकि दोनों देशों के शासक रोमन कैथोलिक धर्म के समर्थक थे। इसके विपरीत हॉलैंड प्रोटेस्टेंट देश था और फ्रांस और हॉलैंड के संबंध शत्रुतापूर्ण थे। इस प्रकार 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से संपूर्ण इंग्लैंड फ्रांस के एक अधीनस्थ प्रांत की भांति था तथा इंग्लैंड के शासक चार्ल्स सेकंड और जेम्स सेकंड की स्थिति फ्रांस के शासक लुई 14वें के वायसराय की भांति थी। इस समय इंग्लैंड की विदेश नीति पूर्ण रूप से फ्रांस के अधीन थी, किंतु फ्रांस के क्रांति के फलस्वरूप महाद्वीपीय मामलों की स्थिति बिल्कुल बदल गई। इंग्लैंड ने स्वतंत्र और कूटनीति का पालन प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप फ्रांस के शासक की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो सकी। यदि यह क्रांति न होती तो फ्रांस के शत्रु विलियम को इंग्लैंड का शासक नियुक्त न किया जाता तो इंग्लैंड फ्रांस के अधीन रहता। इस क्रांति के पश्चात इंग्लैंड की गणना प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों में की जाने लगी। धन्यवाद। इस टॉपिक में इतना ही।